नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 हिंदी में। दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। और ये हम पढ़ रहे हैं परीक्षा अध्ययन की मदद से। देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक बता देते हैं। देखिए कौन सा, हिंदी पद साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, काव्यखंड, परीक्षा उपयोगी पद्यांशों का संदर्भ, प्रसंग सहित भावार्थ, काव्यखंड पर आधारित प्रश्नोत्तर, कवियों का साहित्यिक परिचय। ये चीज़ें आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो चलिए जल्दी से हम पढ़ते हैं। अध्याय हमारा एक है, हिंदी पद साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। आपसे दो चीज़ें पूछी जानी, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, अगर आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो। ये काल कौन से कहाँ तक चलता है, जैसे आदि काल या वीरगाथा काल, इससे यहाँ तक भक्ति काल। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो इस बार पूछा जा सकता है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम क्यों दिया गया है। तो रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस का अधिक वर्णन हुआ है, इसलिए कुछ लोग इस काल को श्रृंगार काल कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जो 2023 में भी पूछा गया है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है। रीतिकाल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर है, देख लीजिए ध्यान से, रीतिकाल काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक श्रृंगार वर्णन, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट लेते चलें आंसर का, ताकि समय ज़्यादा ना लगे, ठीक है। आश्रयदाताओं की प्रसन्नता पर केंद्रित है ना, लक्ष्मण ग्रंथों की रचना, भक्ति नीति, प्रकृति का चित्रण, वीर रस और कलात्मकता आदि। ओके, ये आपके 6 पॉइंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोककर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, रीतिकाल की देन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो रीतिकाल, हिंदी साहित्य को रीतिकाल का प्रदय क्यों कहा जाता है या कहते हैं, इसको देख लीजिए आप। इसका आंसर ये लिखा है, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आंसर आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये प्रश्न छोड़ना नहीं है, इनको तो रट्टा मार के जाना है, इनसे बाहर नहीं जाएगा, आपका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। देखिए 2023 में पूछा गया, ठीक है। ये आपकी विशेषताएं दो पूछी गई हैं, आपके पास 7 लिखी हैं। आप सातों कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी चाहे उतनी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे 4 से ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, तो आप 4 ही करें, ठीक है। अगला है, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में लिखिए, ठीक है। तो ये नई कविता की प्रमुख दो विशेषताएं, अच्छा ध्यान रखना, इसमें से ज़्यादातर विशेषताएं पूछी जा रही हैं, तो आप इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अच्छे से कर लेना है। नई कविता की विशेषताएं मोस्ट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस बार, तो इसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये आंसर है, आपकी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। एक है, जे वर्तमान हिंदी काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये नया क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी मोस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका भाग 2, क्षितिज और काव्यखंड, परीक्षा उपयोगी पद्यांशों का संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या। ध्यान रखना, इसमें से वो सारे पद्यांश, या कहें तो अपन काव्यखंड करेंगे, अपन पद्यांश करेंगे, जो इस बार पूछे जाने हैं। इनमें से मुश्किल से 8-10 बताऊंगा मैं, उनसे बाहर आपकी नहीं जाएंगे, तो आप इनको बहुत अच्छे से कर लेना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला है, ऊदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहित सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनी पात रहित जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताक को लागी, ठीक है। और आगे आगे और है थोड़ा सा, प्रीति नदी में पाऊ न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुरचाटी ज्यों पागी। तो ये आपका है, और संदर्भ क्या है, यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक के पद पाठ से लिया गया है, इसके कवि सूरदास जी हैं, ठीक है। प्रसंग क्या कहा गया है, कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव से गोपियों कहती हैं कि तुम तो बहुत भगवान हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में बंध नहीं पाए हो, ठीक है। ये आपका भावार्थ दिया है, और काव्य सौंदर्य आपके पास दिया है, प्रेम से अछूते उद्धव पर गोपियां व्यंग्यात्मक प्रहार कर रही हैं, अनुप्रास रूपक अलंकार तथा ब्रज भाषा। ये आप भावार्थ पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मेरा मतलब ये है कि ये पद्यांश आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। ये देखिए 2023 में पूछा गया है ये वाला, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम बचन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जगत जागत सोवत स्वप्न दिवस, निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करई ककरी, ठीक है।
सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तनहि ले सौंपो, जिनके मन चक्री। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। इसका आंसर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो चाहो कर सकते हो, ठीक है। अगला देख लीजिए। अब आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाले में से। तो इसमें से कौन सा इंपोर्टेंट है, ये आपका इंपोर्टेंट है, ये देख लीजिए। क्या है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, काछत लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपत हूँ, न दोषु मुन बिनु बाज करे, कत रोसु बाले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने है सुभाउ न मोरा, बालकु बोली बांधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ठीक है। आगे है भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस्त्रबाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। ठीक है। मातु पितहि जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। ठीक है। ये आपका आंसर है, देख लीजिए ध्यान से। जे दे रखा है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट है आत्मकथा वाले पार्ट से। आत्मकथा जयशंकर प्रसाद वाले पार्ट से है। तो पहला है मधुप गुण गना कर कह जाता कौन, कहानी है अपनी मुरझाकर गिर रही पंक्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। ये आपका है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के आत्मकथ पाठ से लिया गया। इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है। और इसमें प्रसंग में इसमें बताया गया कि इस संसार में अनेक दुखी करने वाली घटनाएं हुई हैं, उन्हें आत्मकथा में लिखना उचित नहीं है। ठीक है। और ये इनका भावार्थ है, ये आप लिख लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 2023 में ये आया भी है। ठीक है। और इसका काव्य सौंदर्य आपके पास ये है। ठीक है। ये है। आगे है, इसमें से ये पूछा जा सकता है उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में ओते ओते मुसक्या कर जो भाग गया। ठीक है। ये देख लीजिए, इसका आंसर है। अब एक और है नेक्स्ट। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ध्यान रखना, इन तीनों में से एक आपका 100% आएगा। इनका आंसर अच्छे से देख लेना। ठीक है। पढ़कर जाना है इनको। अब आता है आपका उत्साह अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। इसका है बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगात निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर तो बादल गरजो। ठीक है। तो ये आपका उस पार्ट से लिया गया है। ठीक है। मतलब बादल वाले पार्ट से। ठीक है। और जो इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, इसका आंसर भावार्थ वगैरह देख सकते हो। ठीक है। अब आते हैं अपन इधर दंतरित्ती मुस्कान से। ये वाला पार्ट है, देख लीजिए, 5वां है। यह दंतरित्ती मुस्कान फसल। देखो यहाँ ध्यान से। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सेफलका के फूल, बांस था कि बबूल। ठीक है। इसमें देखिए, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की यह दंतरित्ती मुस्कान कविता से लिए गए। इसके कवि नागार्जुन है। ठीक है। ये प्रसंग है, ये व्याख्या है, अभावार्थ है, और ये काव्य सौंदर्य है। ठीक है। अब और देखते हैं। अगला है संगतकार। संगतकार पाठ नंबर 6। और संगतकार इसके कवि हैं मंगलेश डबराल। इसका देख लीजिए। जय और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ये आपका जे दे रखा है प्रसंग संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इनको देख लीजिए। और इसका अब आगे देखते हैं अपन काव्यखंड पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है। तो इन प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं। देखिए, इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम बताते जा रहे हैं, आपको करना है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है,
इसका आंसर आपके पास जिस भी सीरीज में, आपके पास जो भी सीरीज है उसमें से कर लेना है या गाइड में से कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं। मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। अगला है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। और कभी गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। ये आपके पहले पार्ट के हो गए। दूसरे पार्ट के देख लीजिए आप। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, जो पिछली बार आया था, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। ये आपका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो ये 2022 में पूछा गया है और इसका आंसर ये दे रखा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देख लीजिए। इस पार्ट का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ लिखिए। तो ये इसका आंसर दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अब आता है 3 पार्ट। आत्मकथ्य। आत्मकथ्य में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देख लीजिए। एक तो 2023 में ये पूछा गया है, देख लीजिए। पहला है, कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, 2023 में पूछा गया, जिसका आंसर है। अगला है, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कभी ऐसा क्यों कहना चाहता है। तो ये इधर आंसर है इसका, कुछ इधर है और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कुछ इधर है, देख ले, यहाँ है। अगला है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। मोस्ट है क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसको अच्छे से कर लेना। और अगला क्वेश्चन है इसी से एक और है नेक्स्ट। आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी है, प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये आपका आंसर दे रखा है। और अगला क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्सव क्यों रखा गया है। तो इसमें ये आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो ये है। ठीक है, ये आंसर दे रखा है, देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। और फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न है। ये मोस्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, इसमें से आएगा, ध्यान रखना। और यहाँ है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। यानी कि जो बसंत ऋतु आती है उसमें जो परिवर्तन होता है प्रकृति में, उसको देखना है आप। यह 5 पार्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। बच्चे की दंतरिति मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर इधर है, जी है। ओके, यहाँ आंसर दे रखा है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, देख लीजिए, इसका आंसर है। ठीक है, और आगे अपन देखते हैं फिर क्या है। इसका एक क्वेश्चन और है, मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। ये आपका आंसर दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 6, संगतकार। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। 2023 में पूछा गया, देख लीजिए यहाँ। और अगला क्वेश्चन है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। जी यहाँ देख लीजिए, आंसर दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफलता के परम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोग किस तरह संभालते हैं। तो ये आपका देख लीजिए, यहाँ आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन और है, चलिए। तो यहाँ तक हमारे जो काव्यखंड था, काव्यखंड के सारे हमने जो इम्पोर्टेंट पद्यांश थे और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सारे कर लिए हैं। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।